गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों को उड़ाया संवेदना का कंबल। ठंड में पूछा सभी का हाल। झूलेलाल मंदिर रैन बसेरे का किया निरीक्षण। प्रदेश भर के प्रतिष्ठानों पर आयकर का छापा। बरेली में बड़े सर्राफा कारोबारियों के यहां छापेमारी। दस्तावेज को खंगालने में जुटी आईटी की टीम। प्रयागराज में शादी समारोह में हुई हर्ष फायरिंग। दूल्हे के रिश्तेदार को लगी गोली। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मिर्जापुर में युवक की पीट कर हत्या। 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और फतेहपुर में डीएम की बड़ी कार्रवाई। खदान का किया औचक निरीक्षण। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। मैं हूं आपके साथ आलोक। हाथरस घटना पर सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल की, जिसके बाद समाजवादी पार्टी एक बार फिर बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई। एमएलसी सुनील साजन ने कहा, प्रदेश सरकार और उनके अधिकारी दोषियों को बचा रहे हैं और किस तरह यूपी पुलिस मामले में बलात्कार की बात को झुठला रही थी। इन सब का अब खुलासा हो गया। उन्होंने कहा कि क्या अब यूपी सरकार उन अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी जिन्होंने पीड़िता के साथ इंसाफ नहीं होने दिया। हाथरस की घटना में सीबीआई ने सब कुछ सच ला दिया। उत्तर प्रदेश का सच, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का सच, और उत्तर प्रदेश में बेटियां कितना सुरक्षित हैं उसका सच, और उत्तर प्रदेश में दरिंदों को बचाने के लिए सरकार किस हद तक गिर सकती है उसका सच। अब तो सच आ गया कि बेटी के साथ गैंगरेप हुआ। अब तो सच आ गया कि डीएम ने किस तरीके से रात में डेड बॉडी जला दी। यह भी सच आ गया कि जो आरोपी हैं उनके नाम नहीं लिखे जा रहे थे। तो योगी जी, अब आप बताइए, अब प्रशांत कुमार का क्या करेंगे आप? एडीजी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश, जो सीना ठोक करके प्रेस कर रहे थे कि बेटी के साथ गैंगरेप नहीं हुआ, अब इस प्रशांत कुमार को जेल भेजेंगे कि या नहीं भेजेंगे? हाथरस के डीएम को जेल भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? उन अपने नेताओं के खिलाफ एफआईआर करेंगे जो सीना ठोक करके कह रहे थे कि कुछ नहीं हुआ, ये क्रांतिकारी हैं चारों लड़के जो दरिंदे थे। हम धन्यवाद देंगे देश की मीडिया का, और सीबीआई को भी धन्यवाद देंगे कि जो योगी जी का असली चेहरा है, उत्तर प्रदेश का असली चेहरा है, वो सामने आया है। योगी जी बताइए, प्रशांत कुमार और हाथरस का डीएम कब जेल जा रहा है? वहीं समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। सपा के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक मिश्रा ने कहा कि आज प्रदेश के सभी वर्ग बीजेपी सरकार से नाराज हैं और जिस तरह लगातार ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, ये चिंता का विषय है। अपराधी बेखौफ हैं और पुलिस मौन है। न जांच हो रही है, न कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सभी वर्ग नाराज हैं। चाहे आप नौजवान की बात कर लें, चाहे किसान की बात कर लें, चाहे व्यापारी की बात कर लें, चाहे दुकानदार की बात कर लें, और खासकर ब्राह्मण समाज नाराज है। ब्राह्मण समाज में इतनी नाराजगी है कि उसको ठीक से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा। उसके जो हत्याएं हो रही हैं, लगातार मर्डर्स हो रहे हैं, लगातार केसेस हो रहे हैं, बच्चियों के साथ घटनाएं हो रही हैं, उनकी जांच नहीं हो रही। अभी उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं तो कल आगरा में घटना हुई, उसमें कुछ नहीं हुआ। मिर्जापुर में कितने दिनों पहले 3 बच्चों की एक साथ हत्या हुई, उनकी आंखें निकाल दी गई, उसमें नहीं हुआ। हजारों की संख्याएं में आज उत्तर प्रदेश हत्याएं गिना रहा है। उत्तर प्रदेश को उसका दर्द महसूस हो रहा है। एक परिवार के 5-5 लोग जला दिए जाते हैं, उसमें कुछ नहीं होता। हाथरस की घटना में आपने दूसरे उसमें देखें तो किस तरीके से सरकार ने गड़बड़ करने की कोशिश की, वो आपके सामने। आज सीबीआई ने उसमें चार्जशीट दाखिल की। आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र के सैदाबाद कस्बा में ब्लॉक प्रमुख प्रमोद त्रिपाठी और उनके भाई सुनील त्रिपाठी की दबंगई का मामला सामने आया, जहां ब्लॉक प्रमुख समेत 10 लोग पर जानलेवा हमले का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर दोनों गुटों में कहासुनी चल रही थी और इसी बीच ब्लॉक प्रमुख ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया और गाड़ी में तोड़फोड़ की। आतंकी पूरी तरीके से, हालांकि बता दें कि सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ब्लॉक प्रमुख की दबंगई का मामला। मौके पर पहुंचकर
पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर दोनों बच्चों को समझाया बुझाया गया और उनमें से कुछ लोगों को थाने लाया गया। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके की शांति व्यवस्था कायम है। कोई ऐसी अप्रिय घटना? नहीं, ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं थी। क्षेत्र में शांति व्यवस्था मौजूद है। सारी चीज़ें सामान्य हैं? जी सामान्य है। बाकी जो तहरीर मिलती है उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सारे बच्चों की जाँच कर रही है। सैयद आकिब रजा हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़ गए। सैयद, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये खबर भी जो आपने एक्सक्लूसिव भेजी, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख की जो दबंगई सामने आई है, अब इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? मामले पर अभी फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है। दो गुटों के बीच में ये पूरा मसला हुआ था। हालांकि 10 लोग के खिलाफ यहाँ पर तहरीर भी दी गई है, और लेकिन ये सामने आया है कि पुरानी रंजिश का पूरा मसला था, जिसके बाद ये पूरा जो प्रकरण है ये सामने आया है। हालांकि दोनों गुटों के बीच में पहले से ही रंजिश चल रही थी और सोशल साइटों में गहमा गहमी जरूर थी, लेकिन कल देर शाम को मामला जो है गंभीर होता है और उसके बाद दोनों पक्षों के बीच में मारपीट होती है और ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज कराया जाता है। हालांकि पुलिस अभी जांच कर रही है, लेकिन आपने विजुअल में भी देखा होगा कि किस तरीके से हमला किया जाता है। तकरीबन 10 से ज्यादा लोग आते हैं और शशांक शुक्ला के ऊपर हमला करते हैं। हालांकि वो बच जाते हैं, लेकिन उनकी जो गाड़ी है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है और पुलिस जो है फिलहाल मामले की जांच कर रही है। जी आलोक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सैयद आकिब रजा हमारे साथ जुड़े थे, जो कि बता रहे थे कि फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में संजीदगी से जांच में जुटी है। और इस बीच प्रयागराज के कर्नलगंज थाना क्षेत्र के कटरा इलाके में देर रात प्रतिभोज के दौरान एक शख्स ने पिस्टल से ताबड़तोड़ हर्ष फायरिंग की। फायरिंग के दौरान दूल्हे के रिश्तेदार को गोली लग गई। घटना से प्रतिभोज में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के मुताबिक कटरा निवासी अंजनी केसरवानी के बेटे की शादी कुछ दिन पहले हुई थी और देर रात प्रीतभोज का आयोजन कटरा मोहल्ले में बजरंग पार्क में था। प्रीतभोज में दूल्हा और दुल्हन पक्ष के साथ ही तमाम रिश्तेदार आए हुए थे और सभी लोग खाना खा रहे थे। तभी नशे में धुत एक युवक ने पिस्टल से गोली चलाई और सामने मौजूद संजीव के पीठ में गोली लग गई। आनंद फानन में संजीव को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। फिलहाल फायरिंग करने वाले युवक की तलाश जारी है। वहीं मिर्जापुर के अहरौरा बाजार से घर लौट रहे युवक की बदमाशों ने लाठी डंडे और पत्थरों से मार मारकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक युवक के पिता की तहरीर पर 9 लोगों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और 3 लोग हिरासत में लिए गए। बता दें कि अहरौरा थाना क्षेत्र के सरिया गांव निवासी संजय बिंद अरोरा बाजार से देर रात अपने घर लौट रहा था। उसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठे गांव के कुछ लोगों ने अचानक उस पर पत्थरों से हमला बोल दिया, जिसके बाद युवक बाइक से नीचे गिर गया। गिर जाने के बाद उसे लाठी डंडों और सरिया से बुरी तरीके से पीट कर मार डाला। जब तक परिजन पहुंच पाते तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। परिजनों ने युवक को प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। ग्राम सरिया निवासी संजय बिंद की हत्या की सूचना पर मैं यहाँ घटनास्थल पर मौजूद हूँ। मेरे साथ स्थानीय पुलिस भी है। इस संबंध में संजय बिंद के परिवार द्वारा थाने में तहरीर भी दी गई है। 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। स्थानीय पुलिस यहाँ पर रह करके अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे ऐसा हुआ था कि ये पोल का जो खंभा गड़ा है उसी के मामले में विवाद चल रहा था। 10 दिन पहले मतलब कुछ हुआ था, कहाँ सुनी इन लोगों में, और ये कल रात में करीब 11 बजे के 9:30 बजे करीब में अहरौरा से चले थे। वहीं पे एक आदमी इनका लगा हुआ था, जो कि यहाँ पे आते आते इनको सब मतलब घेर के गाड़ी पे इनके मतलब पत्थर पटक के इनका हाथ कुछ डाले, इनका सब पैर का मतलब कुछ डाले, इनके सर में मतलब मार दिया, सर फूट गया। उसके बाद यहाँ पे लोग इनके घर वाले जाना चाहते थे उनको बचाने के लिए, लेकिन जा नहीं पाए क्योंकि इनका जो और परिवार के लोग सदस्य हैं वो भी पत्थर चिका से मार रहे थे। ऊपर से चारों तरफ से इनको सारे परिवार के लोग को इनके परिवार को घेर लिया गया था। वो मजबूर पड़ गए न जाने का। खबरें भी और भी आगे की खबरें इस ब्रेक के बाद।
सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। कानूनी दांवपेच में उलझी जिंदगी, इंसाफ की आस में लंबा इंतजार, अदालतों पर बढ़ता बोझ, बदलते कानून का क्या है सरोकार। लीगल एक्सपर्ट से जानेंगे उपाय। देखिए न्याय और कानून, गुरुवार और रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ आगे बढ़ेंगे, फतेहपुर की बात करेंगे, जहां यमुना नदी की जलधारा में बांध बनाकर मोरंग के अवैध खनन के मामले में डीएम ने बड़ी कार्रवाई की। बता दें कि मामला ललौली थाना इलाके के अड़ावल खंड संख्या 11 मोरंग खदान का है, जहां पट्टेधारक ने यमुना नदी की जलधारा में बांध बनाकर जेसीबी और पोकलैंड जैसे भारी मशीनों से अवैध खनन किया जा रहा था, जिसके बाद डीएम संजीव सिंह के आदेश पर खनन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मोरंग खदान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नदी की जलधारा प्रभावित कर मोरंग का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके बाद खनन निरीक्षक की तहरीर पर पट्टेधारक और संचालक के खिलाफ पर्यावरण क्षति और लोक संपत्ति क्षति निवारण के तहत सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। क्षेत्र अड़ावल 11 की इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी कि उनके द्वारा जो यमुना की जलधारा है उसको अप्रोच रोड बनाया जा रहा है, जिसकी कि राजस्व और खनन टीम के द्वारा मौके पर संयुक्त जांच कराई गई, जिसमें ये पाया गया कि यमुना नदी की उप धारा जो कि खनन क्षेत्र के अंदर से जा रही थी, उस पर अप्रोच और कैंची पट्टाधारक के द्वारा बनाई जा रही थी, जिसको मौके पर तत्काल टीम के द्वारा हटवा दिया गया है और पट्टाधारक के विरुद्ध पर्यावरण क्षति एवं लोक संपत्ति के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में थाना ललौली में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। रामचंद्र सैनी हमारे संवाददाता जुड़ गए। रामचंद्र, अवैध खनन को लेकर के बात करें तो डीएम की बड़ी कार्रवाई है, उस कार्रवाई का असर कितना नजर आया, जरा ये बताइए। जी बिल्कुल, चूंकि जिले में जब से खनन चालू हुआ है लगातार खनन माफियाओं द्वारा अवैध रूप से खनन किया जा रहा है, जिसपे डीएम द्वारा लगातार कार्रवाई भी की गई है। लेकिन जिस तरीके से यमुना की 20 धारा में बांध बनाकर और रास्ते तैयार कर 20 धारा से खनन किया जा रहा था, उस पर जो कार्रवाई हुई वो जिले में सबसे बड़ी कार्रवाई है और इस पर एक्शन लेते हुए डीएम इस तरह से तेजी दिखाते हुए मुकदमा दर्ज कराया संचालक के खिलाफ। उसमें कहीं ना कहीं खनन माफियाओं में इसको लेकर एक दहशत का माहौल बना हुआ है, जो अवैध रूप से इस तरह खनन 20 धारा से कर रहे थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता जुड़े थे जो कि बता रहे थे कि फिलहाल किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है और लोगों पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। तो अवैध खनन में डीएम ने बड़ी कार्रवाई की। बागपत की बात करेंगे, जहां एक तरफ कृषि कानून के विरोध में किसानों ने खाप चौधरियों के नेतृत्व में दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे को बंद कर आज तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन कर रखा। वहीं दूसरी तरफ आज पंजाब से दिल्ली धरने में शामिल होने जा रहे हैं किसानों को पुलिस ने रोका, तो पंजाब के किसानों ने इसके विरोध में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पास हाईवे को बंद कर दिया, वहीं धरने पर बैठ गए। फिलहाल जिला प्रशासन के अधिकारी किसानों को मनाने में जुटे हैं। जो काले कानून है इसके खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं, अनिश्चितवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और हम यहाँ से यही लड़ाई लड़ेंगे, हम आकर आखिरी सांस तक लड़ेंगे जब तक कानून वापस नहीं होंगे। हमारे लोग दिल्ली जा रहे हैं, उधर से बड़ौद से शामली से भी लोग आ रहे हैं, मुजफ्फरनगर से, और हम यहाँ से अब दिल्ली के लिए भी जाएंगे, दिल्ली बॉर्डर पर जाएंगे। अगर हमें यहाँ तक यहाँ के प्रशासन ने रोक लिया, जहाँ रुक गए हम अहिंसावादी तरीके से लड़ रहे हैं, इन्होंने रोक लिया, हम यहाँ रुक गए। क्यों? हम कोई भी लड़ाई असंवैधानिक तरीके से नहीं लड़ना चाहते, इन्होंने रोक लिया इसलिए रुके, लेकिन हमारी लड़ाई आंदोलन जारी रहेगा, आखिरी समय तक जारी रहेगा जब तक कानून वापस नहीं, ये सरकार वर्तमान सरकार कानून वापस नहीं लेती तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। तो दिल्ली जा रहे किसानों को पुलिस ने रोका और कई राउंड की झड़प भी हुई।
तो तस्वीरें भी ये बताने के लिए काफ़ी हैं। कल भी किस तरीके से पुलिस और किसानों के कुछ संगठनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। हालांकि कुछ पुलिस के बड़े अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मामले को किसी तरीके से शांत कराया गया। वहीं आगरा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने बैंक लूटकांड का खुलासा करते हुए लूट में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि बीते दिनों ताज नगरी आगरा के थाना सदर बाजार क्षेत्र की रोहता ब्रांच की इंडियन ओवरसीज बैंक में 4 अज्ञात बदमाशों ने करीब 57 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं आगरा पुलिस ने घटना का खुलासा करने के लिए करीब 6 टीमें बनाकर बदमाशों की धरपकड़ शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि बैंक लूटकांड का मुख्य आरोपी समेत 5 लोगों को अभी गिरफ्तार कर लिया गया और पकड़े गए अभियुक्तों से 32 लाख रुपए, मोटरसाइकिल और असलहे बरामद किए गए। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के आधार पे कल 3 मुख्य अभियुक्त पकड़े गए हैं। उसमें सबसे जो चौंकाने वाली बात है कि इस बैंक जो लूट हुई थी उसमें वहाँ के एक बैंक कर्मचारी की ही मुखबिरी थी और सभी उसके जहाँ का रहने वाला खंडारी का वहाँ के उसके सारे पुराने मित्र थे। जब उससे पूछताछ हुई, जब हमारी इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे बढ़ता गया उससे पूछताछ हुई तो उसने और अपने उसके जो साथी थे उनके नाम बताए। तो अभी तक करीब 40 लाख रुपए की बरामदगी हो गई है जो लूट में थे। एक तो जो बैंक कर्मचारी है पुनीत कुमार, जो उस समय भी बैंक में था, उसकी गिरफ्तारी हुई है और 2 मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था। उसमें से 2 लड़के मिल गए हैं, एक है रंजीत मिल गया है और एक ठाकुर दास। ये ठाकुर दास और पुनीत ने मिलकर सारी इसकी रचना रची थी कि कैसे कैसे बैंक लूट होनी है। तो हमारे पास 3 मुख्य अभियुक्त मिल गए हैं, पुनीत जो बैंक कर्मचारी है, ठाकुर दास और रंजीत। अभी 3 की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं, लेकिन इन तीनों को जिन्होंने पनाह दी थी, जिन्होंने शरण दी थी, जिन्होंने इनको पैसा छुपाने में मदद की थी, उसमें से 2 महिलाएं उनकी गिरफ्तारी हो गई है। कुल हमारे पास अभी 5 गिरफ्तारी हो गई हैं, करीब 40 लाख रुपए की बरामदगी हो गई है। तो आरोपियों के पास से कई हथियार सहित कई नकदी भी बरामद हुई है। जालौन में धोखाधड़ी के मामले में कालपी तहसीलदार के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज किया गया। तहसीलदार ने महिला के हाईवे किनारे की जमीन अभिलेखों में हेराफेरी कर दूसरे के नाम कर दी। वहीं कोर्ट ने महिला की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए तहसीलदार समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। बता दें कि भभुआ गांव की एक महिला ने कोर्ट में फरियाद की थी, जिसमें बताया गया कि वर्ष 2008 में उसर गांव मौजा में 1 एकड़ जमीन विजय से खरीदी थी, लेकिन दाखिल खारिज कर जमीन का नंबर भी अलग हो गया था। आरोप लगाया गया कि तहसीलदार, राजस्व कर्मियों व कुछ अन्य लोगों ने साजिश कर जमीन अन्य लोगों के नाम दर्ज कर ली और जमीन को बेच भी दिया गया। न्यायालय के एक आदेश से दिनांक 19/12/2020 को श्रीमती इसमें रानी पुत्री श्री शिव सिंह के द्वारा एक मुकदमा अंतर्गत धारा 420, 67, 68 और 71 में लिखाया गया है, जिसमें तहसीलदार कालपी व 4 अन्य को आरोपी बनाया गया है। प्रकरण भूमि विवाद से संबंधित है, विवेचना के उपरांत बताया जाएगा। अनुज कौशिक हमारे संवाददाता जुड़ गए। अनुज, धोखाधड़ी का जो आरोप लगा है तहसीलदार पर, मुकदमा भी दर्ज हो गया है। तहसीलदार का अपनी सफाई में क्या कुछ कहना और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही दोनों पक्षों की ओर से? देखिए, अभी तक तहसीलदार से मिलने की प्रयास किया, लेकिन वो अभी तक मीडिया के सामने नहीं आया है। लेकिन बिल्कुल बता दूं कि जिस तरीके का ये मामला आया है, 2008 में एक आटा थाना क्षेत्र के भभुआ गांव की एक महिला थी जिसने उसर गांव में जमीन खरीदी हुई थी, लेकिन जो कि अभिलेखों में, तहसील के अभिलेखों में दर्ज होनी चाहिए थी, उसके नाम के स्थान पर दूसरे का अंकित कर दिया जाता है। उस जब महिला को पता लगता है तो क्या पहले तो तहसील में जाती है, लेकिन तहसील में उसकी सुनवाई नहीं होती है। बाद में वह कालपी कोतवाली में इसके मामले की तहरीर देती है, लेकिन वहां पर भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।
लेकिन महिला ने वहां हार नहीं मानी और वह न्यायालय की शरण में गई, जहां न्यायालय के आदेश पर तहसीलदार सचिन दुबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरा प्रकरण बता दूं कि इसमें जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो केवल हेराफेरी का है। कागजों में हेराफेरी करके जमीन महिला की नाम की जगह दूसरे के नाम अंकित कर दी गई, क्योंकि हाईवे के किनारे की जमीन है जो कि बहुमूल्य कीमती दामों की जमीन बताई जा रही है। अभी तक बता दूं कि जो तहसीलदार है वह मीडिया के सामने अभी तक बिल्कुल नहीं आए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जो है वो बिल्कुल इस समय डेरा जमाए हुए हैं और पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। साथ ही पुलिस का ये कहना है कि जो भी कार्रवाई होगी वो आगे की प्रोसेस में की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आगे की कार्रवाई लगातार जारी है इस पूरी कवायद के बीच। आगे बढ़ेंगे। रामपुर में कोरोना वैक्सीन की तैयारियां जोर शोरों से चल रही हैं। कोरोना वायरस वैक्सीन को रखने के लिए कोल्ड चेन की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि इस पूरी कवायद के बीच जो रामपुर के किला परिसर में है, वहीं रामपुर में आज कोरोना वैक्सीन को लगाने की ट्रेनिंग पूरे जिले के स्वास्थ्य कर्मियों को पहले बैच के रूप में दी गई। साथ ही साथ जिसमें कोल्ड चेन के रूप में वैक्सीन को रखने के लिए उसके टीका लगाने के गुण भी सिखाए गए। तो कोरोना वैक्सीन की तैयारियां लगातार जोर शोरों से जारी हैं। ऐसा है कि जो शासन के निर्देश जैसे समय समय पर आ रहे हैं उनके हिसाब से हमारी तैयारियां चल रही हैं। हमने कोल्ड चेन कमरे का रेनोवेशन करा लिया है जो किले में है। इसके अतिरिक्त जितना भी हमारा हेल्थ वर्कर है प्राइवेट में और सरकारी दोनों, उन सबके नाम की पूरी डिटेल अपलोडिंग हो चुकी है। तो कोरोना वैक्सीन की तैयारियां लगातार कई विभागों में छुट्टियां भी अधिकारियों कर्मचारियों की रद्द कर दी गई हैं और उनको ट्रेनिंग देने का काम लगातार किया जा रहा है। रामपुर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने नजर आई। तो चिकित्सकों को लगातार हर स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि वैक्सीन के बाद किस तरीके से जो साइड इफेक्ट भी सामने आ सकते हैं इसके लिए भी कहीं ना कहीं तैयारी की जा रही है। लेकिन पहले किस तरीके से जिसको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, कितने टेम्परेचर पर रखा जा सकता है, इसकी तैयारियां जोर शोरों से चल रही हैं। तो कोरोना वैक्सीन को लेकर के लगातार लोगों में कौतूहल है कि जब वैक्सीन कब आएगी और कब तक लगेगी। वहीं प्रदेश में शीतलहर ने लोगों को परेशान कर रखा है। किसानों का प्रदर्शन जारी है। आखिर ऐसे क्या उपाय हैं जिसके चलते किसान अभी तक किसान बिल को लेकर संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। बीजेपी पूरी तरह से किसानों के साथ बात करने के लिए तैयार नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष लगातार किसानों के साथ खड़ा नजर आ रहा है। जिस तरह से किसान आंदोलन करता चला रहा है, इसको देखते हुए लगता है आने वाले समय में किसान बिल एक मुद्दा भी बन सकता है। आने वाले 2022 के चुनाव में विपक्ष की पार्टियां इस मुद्दे को लेकर चुनाव में उतर भी सकती हैं। और इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए लाइव टुडे की टीम ने अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू महासचिव के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की। आखिर ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी अभी भी किसानों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है? किसान इस समय सड़कों पर उतरा हुआ है और अपने किसान बिल को लेकर मांग कर रहा है। भाजपा कहीं ना कहीं उसे पूरी तरह से समझाने का प्रयास कर रही है। गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर किसानों को पूरा बिल के बारे में समझाने का प्रयास कर रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर आज हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला जी हैं। आइए जानते हैं जो किसान बिल है और जो किसान आज सड़कों पे हैं, तो उनका क्या कहना है कि जो ये किसान बिल आया है, क्या किसानों को इससे लाभ होगा कि नहीं होगा? आखिर क्या ऐसा कारण है कि जो विपक्षी पार्टी खुलकर किसानों के साथ है? कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी सरकार की है, चूंकि प्रदेश में भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, अधिक से अधिक राज्यों में हमारी सरकार है, तो जिम्मेदार हम हैं। और जो ये विपक्षी पार्टियां राजनीति कर रही हैं उसमें कि ये देशद्रोही हैं, ऐसा है, ये सब नहीं, ये गलत है। मैं चाहूंगा और निवेदन करूंगा माननीय नरेंद्र मोदी जी से, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाएं, क्योंकि किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और अगर किसान भड़क गया तो उनको समझाना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि जब
एक छोटा सा दुकानदार एक लक्स साबुन एक फैक्ट्री वाला बनाता है, उसको उसके रेट का अधिकार उसको है, तो किसान अपनी अनाज का अधिकार, अपने भाव का अधिकार किसान को है। और इसमें कहीं न कहीं ऐसा नियम लाए जिससे किसान संतुष्ट हो। आज के समय में जो किसान आत्महत्याएं कर रहा है और लगातार जो भी सरकार आती है वो किसानों को सब्सिडी देती है, उनका लोन माफ करती है, ये नहीं होना चाहिए। किसी का लोन नहीं माफ करना चाहिए, उनको आर्थिक स्तर से मजबूत करना चाहिए। ये मेरी एक मांग है सरकार से कि किसानों को मजबूत करें और उनको संतुष्ट करें। कहीं ना कहीं ये धरना जल्द से जल्द खत्म कराना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं ये विनाश का कारण भी बन सकता है। जिस तरह से विपक्ष की पार्टियां जो हैं लगातार किसान को इस समय साधने में जुटी हुई हैं, कहीं ना कहीं 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं जो विपक्षी पार्टियां लगातार किसान के साथ खड़ी हैं वो आने वाले समय में 2022 के चुनाव में इसको ही लेकर तैयारी करने के मुन में? देखिए, विपक्षी पार्टियों के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। अब उनके पास न समाजवादी पार्टी, न बसपा, न कांग्रेस, कोई मुद्दा नहीं बचा है। और किसान को साध कर वो 2022 का इलेक्शन अगर जीतना चाहते हैं तो उनकी मंशा गलत है और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चूंकि हमारे सूबे के जो मुखिया हैं पूज्य महाराज जी, वो बहुत ही व्यवस्थित व्यक्ति हैं और कार्यकुशल हैं, और केंद्र में हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। कहीं भी ऐसी कोई समस्या है, जब हम बिहार चुनाव जीत कर आ सकते हैं और पश्चिम बंगाल भी जल्दी लेके आएंगे, वहां भी सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की बनी और 2022 की पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी उत्तर प्रदेश में बनेगी। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये थे हमारे साथ योगी सेवक सुनील शुक्ला जी, जिन्होंने बताया कि लगातार जो किसान सड़कों पर उतरा है तो इसको जल्द से जल्द भाजपा की सरकार इनको मना लेगी और जिस तरीके से बिल को लेकर उनको पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो सफल होती हुई नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ मैं जय त्रिपाठी, लाइव टुडे लखनऊ। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।